जस्ट इमेजिन कि तुम्हारा क्लास 9th तक कोई प्लान नहीं है डॉक्टर बनने का या नीट देने का, बट सडनली 10th के बाद तुम्हें आइडिया आता है कि यार क्यों ना एम्स में जाएं, इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाएं, और तुम 2 साल लगातार प्रिपरेशन करते हो हर चीज को साइडलाइन करके, एंड फाइनली तुम एंटर करते हो एम्स विद रैंक ऑल इंडिया रैंक 5 715/720 इन नीट 2021। इसी तरह का एक इंटरव्यू आज हम करने वाले हैं विद दीपक कि कैसे उन्होंने ये चीज जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही है उसको पॉसिबल किया। पूरा 2 साल का रोड मैप जानेंगे कि कैसे 11th 12th में तुम भी एक एक पॉइंट फॉलो कर सकते हो कि तुम्हारी भी एक ऑल इंडिया रैंक आए और सेफली फर्स्ट अटेम्प्ट में एंटर करो एम्स एज यू विश। क्या हाल चाल पढ़ गैंग, हमेशा की तरह बिल्कुल 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 रॉ और इनफॉर्मल इंटरव्यू होने वाला है दीपक भाई के साथ। हाय दीपक, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन अक्षय, हाउ अबाउट यू? गुड 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 एंड थैंक यू सो मच भाई इस इंटरव्यू के लिए, हाँ बोलने के लिए, क्योंकि योर मार्क्स आर लाइक इनसेन। 715/720 ऑल इंडिया रैंक 5 इन नीट 2021। पहले क्लियर कर दूं, इस बार वाले नीट में नहीं, इसमें भी बायोलॉजी में 360/360, केमिस्ट्री में 180/180, फिजिक्स में बस 5 मार्क्स रह गए। कहाँ रह गए? 175/180 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोई भी बच्चा नीट के लिए इंटर करता है कोई भी कोचिंग, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेता है कोई भी कोर्स, या तो अपने स्कूल में फॉलो कर रहा होता है, यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहा होता है। आपने अपने टाइम पे नीट के लिए कैसे प्रिपेयर किया? आई मीन लेक्चर्स और टीचर्स कहाँ से एक्सेस किए और कहाँ से बेसिक पढ़ाई की नीट के लिए, और क्या बेस्ट लगता है अभी के टाइम पे ऑनलाइन वर्ल्ड में? क्या सजेस्ट करोगे कि बाकी लोगों को अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए? ओके, सो जैसे मैं बता दूं कि मैंने जो अपनी प्रिपरेशन है वो किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट जैसे एल आकाश किसी से नहीं की है। एक एनजीओ है एक्स नवोदय फाउंडेशन करके, वो एक्चुअली नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स को एक टेस्ट लेता है, फिर उनको सिलेक्ट करता है और उनका एक सेंटर है इलाहाबाद में, ENF इलाहाबाद करके, जो नवोदय के अंदर ही है। सो मैंने 2 साल वहीं से तैयारी की प्रॉपरली। सो 11th में तो ऑफलाइन था, बट 12th में सिंस कोविड आ गया था तो फिर हम लोग घर पे आ गए, फिर हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन की घर पे 1 साल। एंड देन फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2021 आई डिड विद माई 12th एंड मैंने उसको क्रैक किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पूरी नीट जर्नी में वो ये रहता है कि मेरे साथ भी जब बैच स्टार्ट हुआ था तो हम लोग 50 बच्चों का बैच था, बहुत बड़ा बैच नहीं था, बट एंड तक आते आते 12 तक आते आते वो सिर्फ 36 38 ऐसे बच्चे रह गए थे। मैक्सिमम बच्चे वो लीव कर जाते हैं। द थिंग इज दैट नीट की जर्नी उतनी टफ नहीं है। सबसे पहले स्टूडेंट, जो जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, नीट की जर्नी टफ नहीं है। इसको टफ बनाती है उसकी लेंथ। इट्स लाइक अ मैराथन। ये जर्नी इतनी लंबी हो जाती है कि अच्छे से अच्छा स्टूडेंट एक समय के बाद मेहनत करते करते वो रोज वही शेड्यूल फॉलो करते करते थक जाता है। सो दैट इज वाई कंसिस्टेंसी का यहाँ पे काफी काम आता है कि अगर तुम कंसिस्टेंटली रेगुलर एफर्ट डालते रहोगे अपनी प्रिपरेशन में, एट द एंड यू आर श्योर कि तुम्हारा डेफिनेटली सिलेक्शन होगा और तुम अच्छी रैंक से सिलेक्शन होगा। दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज कंसिस्टेंसी। स्टार्टिंग में सब लोग बहुत एक्साइटेड होके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि हम ये कोचिंग लेंगे, वो मटेरियल ये भी पढ़ लेंगे, ये भी वाली किताब भी लगा लेंगे, वो भी लगा लेंगे। बट धीरे धीरे जैसे ही कुछ चैप्टर्स खत्म होते हैं, सिलेबस आधा खत्म हो जाता है 11th का, फिर धीरे धीरे बच्चों की वो एनर्जी ड्रेन होने लगती है और फिर जाके वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं और फिर यहाँ पे गलती होती है। So the very first thing is consistency. Perfect. एंड दीपक, जो मैंने आपको ये कोटा नोट्स रिव्यू करने भेजा था, ये फुल लेंथ नोट्स हैं। हमने रैंक होल्डर्स के नोट्स कोटा से जाके उठाए, स्कैन किए और एग्जैक्टली सेम नोट्स, फुल लेंथ नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक टॉपिक भी मिस नहीं है इसमें, एक एक चीज डिटेल में दी हुई है जैसा आपने रिव्यू भी किया, और जिसने भी ये नोट्स परचेस किए हैं सब लोग सेटिस्फाइड थे। तो मैं तुम्हें भी बोलना चाहूंगा, अभी अगर तुम चाहते हो कि अलग अलग नोट्स बना के डिस्ट्रैक्टेड ना रहो, एक ही जगह पर तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएं, प्रिंट आउट का भी ऑप्शन अवेलेबल है वेबसाइट पे, जाकर परचेस करो, कूपन कोड यूज करना पढ़ ले गैंग, जिसके बाद एक तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि जब भी स्टूडेंट अभी 10th से 11th में आया है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सिलेबस और बहुत बड़ी जर्नी सामने दिख रही होती है। कई लोगों के बीच बीच में ही बैकलॉग्स बन जाते हैं, समर वेकेशन के बाद या हाफ ईयरली के बाद या 11th एग्जाम्स के बाद। तो बैकलॉग्स को कैसे कोई कवर कर सकता है जब आपके पास इतना बड़ा सिलेबस कवर करने को है? डेफिनेटली बैकलॉग इज अ मेजर प्रॉब्लम राइट नाउ, स्पेशली जब
11th से 12th मूव करते हो तब जो 11th का बैकलॉग होता है दैट्स द मेजर पोर्शन। देखो बैकलॉग के लिए तुम्हें दो चीजें समझनी पड़ेगी। तुम करंट सिलेबस जो तुम्हारा चल रहा है, जैसे कोई अभी जो चैप्टर्स चल रहे हैं, बैकलॉग क्लियर करने में कुछ बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो बैकलॉग का करने लगेंगे, फिर जो करंट सिलेबस चल रहा है उस पर भी फोकस नहीं करेंगे, तो करंट सिलेबस भी बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वो बैकलॉग छोटा होने की बजाय वो बढ़ता ही जा रहा है। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप बैकलॉग में ये है कि उसे बढ़ने नहीं देना है, यानी कि जो गलती हो चुकी है उसको एक्सेप्ट करो एंड उस चीज को अब इंक्रीज नहीं होने देना है। तो जो करेंटली चल रहा है उस पर फोकस करो। देन मैं क्या करता था, जब मेरा बैकलॉग था 11 से, जब मैं 12th गया था तो 11th का बहुत ज्यादा सिलेबस छूटा हुआ था। सो व्हाट आई डिड, मेरा एक फिक्स टाइम होता था 9 to 12 का, 3 घंटे रात का एक फिक्स टाइम मैंने किया था जो मैं से बैकलॉग को देता था। पूरे दिन मैं करेंट सिलेबस पढ़ रहा हूँ, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो करेंटली चल रहा है क्लासेस में, लेकिन रात को मैं अपना वो 11th का बैकलॉग सिस्टमेटिकली कवर कर रहा हूँ। एक और चीज जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती वो है कि बैकलॉग को क्लियर करने में टाइम लगेगा एंड यू हैव टू बी पेशेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ऐसा नहीं है कि बैकलॉग 1-2 दिन 1-2 हफ्ते में क्लियर हो जाता है, नहीं, इसमें धीरे धीरे चीज एक एक करके तुम चैप्टर खत्म करोगे, एक एक करके लेक्चर देखोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर इनफ कॉन्फिडेंस गेन करोगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर उठाओगे जो भी बैकलॉग का है। सो इट विल टेक मंथ्स, बट उसको चलने दो, उससे परेशान मत हो कि मेरा बैकलॉग है और पूरे इंटरनेट पे सर्च मत करते रहो कि हाउ टू क्लियर बैकलॉग। एक के बाद एक वीडियो देखे जा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ एक्चुअली क्लियरिंग द बैकलॉग, बस वो वीडियो देखे जा रहे हैं कि हाउ टू क्लियर बैकलॉग। दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेटेजी कि तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। परफेक्ट आंसर दीपक। एंड इसको ही हमने ऐसे एक शॉर्ट टर्म दिया था बैकलॉग क्लियर करने को, LMAO, कि L से है लीव, मतलब कि छोड़ दो अभी जो भी बैकलॉग है, वरना जो आपने कहा आने वाले चैप्टर्स भी बैकलॉग बन जाएंगे। फिर M मींस मैच, कि मैच करने की कोशिश करो जो चल रहा है। A मींस ऑल, यानी एक दिन बैठ के सारे के सारे लेक्चर्स देख लो जितने छूटे हैं, और 1 by 1 यानी O से 1 by 1 यानी 1 by 1। फिर अपने करंट सिलेबस के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो कि वो चैप्टर 1 वीक 2 वीक में खत्म हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यार जब आपने बोला कि ये एक मैराथन है और इस मैराथन में ही 11th में आपके कई सारे बैकलॉग्स रह गए थे जो 90% स्टूडेंट्स के रहते हैं, और वहीं पर वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं इस मैराथन से या बोलूं इस रेस से बाहर हो चुके हैं और अब उनका नीट क्लियर नहीं होगा। तो जब आपका 11th में बैकलॉग्स था, ऐसा कई लोगों के साथ होता है, फिर उसके बाद आप कैसे बैकअप करते हो और एक एक सब्जेक्ट को पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी रही आपकी, स्टार्टिंग विद फिजिक्स, बायोलॉजी एंड देन केमिस्ट्री, आप सबको बताओ। Okay, coming with the first part, like backlogs से डेफिनेटली डिमोटिवेशन आता है, हमें लगता है कि हम लास्ट तक नहीं कर पाएंगे। बट मैंने कहा ना, मैं स्टिक था एंड मुझे था कि कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, 1-2 महीने में, 3-4 महीनों में बैकलॉग कवर होगा एंड मैं अगेन ट्रैक पे आऊंगा। एंड जैसे मैंने कहा, इट्स अ मैराथन। तो इस मैराथन में एक्चुअली ऐसा नहीं होता जो पहले भाग चुका है वो लास्ट में रेस जीतेगा। मैराथन में वो जीतता है जो कॉन्स्टेंटली भाग रहा है। सो यहाँ पे आपके कॉन्स्टेंट एफर्ट मैटर करते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कभी बहुत ज्यादा एफर्ट लगा लिए थे तो इसलिए तुम्हारी रैंक आएगी, नहीं। यहाँ पे वो अच्छा करेगा जो लगातार एफर्ट डालता रहेगा। एंड कमिंग टू द अप्रोच वाइज, कि डेफिनेटली तीनों सब्जेक्ट बहुत अलग है एक दूसरे से, एंड तीनों का जो अप्रोच है वो एक काफी अलग होना होगा, हमें समझना होगा। सो कमिंग टू द बायोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल, so bio is very straightforward, like you have to do the NCERT, you have to master the NCERT। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे एक बात आती है कि जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करोगे तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आएंगे। सो तुम्हें लगेगा कि मैं तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है? नहीं, द थिंग इज दैट तुम्हें फायदा उठाना है, तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। तुम्हारे जो क्लासरूम नोट्स हैं या फिर मॉड्यूल्स हैं, बस उसमें जितना एक्स्ट्रा लिखा है, या फिर तुम्हें जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जा रहा है, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जा रही है, बस उसको समझ लेना है। दैट मच इज इनफ फॉर इट। एक्स्ट्रा खुद से जाने की कोशिश करोगे तो खो जाओगे, क्योंकि बहुत कुछ है एक्स्ट्रा में तो कितना ही डीप जाओगे, ये भी है। सो खुद से एक्स्ट्रा मत जाओ, जितने टीचर एक्स्ट्रा पढ़ा दें या क्वेश्चंस में तुम्हें जितना एक्स्ट्रा टॉपिक्स वगैरह मिल जाए उनको बस समझ लो, बाकी खुद से अप्रोच मत करो। बाकी एनसीईआरटी पढ़ो, अगेन पढ़ो, प्रैक्टिस करो और बार बार रिपीटिव रीडिंग करो, बिकॉज एनसीईआरटी बायो इज वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट, जो तुम बहुत जल्दी 1-2 हफ्ते में भूल जाओगे वो चैप्टर। दैट इज वाई यहाँ पे रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें फ्रिक्वेंटली उससे हर मंथली चीजों को रिवाइज करते रहना होगा। अगर कमिंग टू द केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द लेक्चर एंड देन आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट्स इट। फिजिकल केमिस्ट्री के साथ एक अच्छी बात यह है कि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है क्वेश्चंस का। तो प्रीवियस ईयर्स में जिस टाइप के क्वेश्चन आए, अगर तुम उस टाइप के लगा लेते हो, उससे बाहर नहीं आने वाला। वन मोर थिंग जो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है नीट के पैटर्न में, वो ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री से वो न्यूमेरिकल कम दे रहे हैं।
फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि फिजिकल केमिस्ट्री से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है. दैट इज बाय पहले जो बच्चे एनसीईआरटी मिस कर देते थे फिजिकल केमिस्ट्री की, नाउ यू हैव टू डू द फिजिकल केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी करनी पड़ेगी. कमिंग टू द इनऑर्गेनिक वन, इनऑर्गेनिक इज वेरी सिमिलर टू बायोलॉजी एंड ऑल्सो वेरी वॉलेटाइल. बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है बिकॉज वो याद नहीं होती, बट सिंस काफी ज्यादा सिलेबस बहुत छोटा कर दिया गया है नीट का, सो इस वजह से इनऑर्गेनिक अब थोड़ा इजी एंड थोड़ा सा मार्क्स स्कोरिंग पार्ट हो गया है. एंड इसके लिए भी तुम्हें सेम करना होगा लाइक रीडिंग एनसीईआरटी, बट इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हें बार बार एनसीईआरटी ही रीड करनी पड़ेगी. क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता इनऑर्गेनिक में. कमिंग टू द ऑर्गेनिक वन डेफिनेटली थोड़ा सा अलग अप्रोच करना होगा. इसमें कन्वेंशनल तरीके से हम एक चैप्टर को बाद दूसरे चैप्टर करने लगते हैं, हाँ वैसा नहीं करना है. ऑर्गेनिक में पहले होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो अच्छे टीचर्स होते हैं तुम्हें डेफिनेटली ऑर्गेनिक वहीं से पढ़नी पड़ेगी, तो वो एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे एंड देन आफ्टर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे. मैंने सिर्फ ये 2 चीजें पढ़ी थी एंड आफ्टर दैट जितने भी डिफरेंट चैप्टर्स थे ऑर्गेनिक के लाइक एल्डिहाइड, अमाइंस, एवरीथिंग, वो मैंने खुद से कर लिया था. सो अगर तुमने रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो पोर्शन है वो मास्टर कर लिया, सारी चीजों को फंडामेंटली समझ लिया, उसको में समझने में टाइम लगेगा डेफिनेटली, 3-4 महीने तो तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म में ही लग जाएंगे, बट एक बार वो हो गया तो तुम खुद से ऑर्गेनिक कर ले जाओगे. दैट इज द वेरी फंडामेंटल थिंग. अगर तुमने रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हारा वीक है, वो वाला पोर्शन वीक है, तो तुमसे फंडामेंटली चीजें समझ नहीं आएंगी, नहीं समझ में आएगा कि चल क्या रहा है, कौन पे किस पे क्यों अटैक कर रहा है, या फिर ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, हो रही है. बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा. ऑर्गेनिक बहुत तुम्हारा सबसे टफेस्ट पार्ट बन जाएगा. दैट इज बाय स्टार्टिंग में ही जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो पढ़ाया जाएगा उसको थोड़ा सीरियसली लेना, एंड आफ्टर दैट ऑर्गेनिक इज डन. Coming to the most special part and the most favorite subject of all the students, that is physics. So physics is definitely थोड़ा सा डरावना है एंड बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता हर साल जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स. इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते इस बात में कि ये है. और फिजिक्स इसलिए भी टफ है बिकॉज यहाँ पे एक ही बड़ी गलती, जो जितने भी 11th के स्टूडेंट हैं, जस्ट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, कि एक गलती जो बार बार हो रही है, जो हर साल स्टूडेंट करते हैं, दैट इज वही सेम. वो स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन, एकदम वेरी स्टार्टिंग वाला, जब तुम 11th स्टार्ट करोगे, जब तुम वेक्टर से स्टार्ट करोगे, बेसिक मैथमेटिक्स और काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये जब तुम 3-4 चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, इनको इसमें तुम एक्चुअली चाहे जितने महीने दे दो, तुम 3-4 महीने इन 4 टॉपिक्स को पढ़ते रहोगे ना, उससे ये बहुत अच्छा है. तुम जितनी जल्दी इस वाले पोर्शन को खत्म करने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारा फिजिक्स उतना ही वीक होगा. तुम वेक्टर के 100, 200, 300, 400 जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो लगाओ, काइनेमेटिक्स के जितने लगा सकते हो लगाओ. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम्हें वेक्टर काइनेमेटिक्स आना चाहिए, बिकॉज फिजिक्स की यही खास बात है कि फिजिक्स में नंबर ऑफ लॉज बहुत लिमिटेड है. तुम जो चीजें मैकेनिक्स में पढ़ोगे, वही सेम चीज तुम्हें ऑप्टिक्स, वही मॉडर्न, वही तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखने मिलेगी. सो ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक्स बहुत अलग हैं, तुम्हें उनके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. अगर एक बार तुम्हारा मैकेनिक्स का जो पोर्शन है, मैकेनिक्स मतलब जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है फिजिक्स का, लाइक अप टू द ग्रेविटेशन एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, हाइड्रोडायनेमिक्स वगैरह, वो सब भी मैकेनिक्स का ही पार्ट है. सो अगर एक बार तुम्हारा मैकेनिक्स हो गया ना, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तुमने 11th में सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ा है, स्टिल तुम फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हो. मतलब जो कुछ भी तुम्हें नीट के एग्जाम में करना है, वो तुम्हें अपने रूम में प्रैक्टिस करना है. इवन मैं जब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करता था, मैं एकदम वैसा सेटअप बनाता था जैसा मुझे नीट के एग्जाम हॉल में होने वाला है. लाइक कोई टॉयलेट नहीं जाना, कहीं पानी नहीं पीना है, एंड एसी पंखा सब ऑफ कर देता था. मैं इतनी गर्मी में मैं मॉक टेस्ट देता था. एंड इंटरेस्टिंगली जब मेरा एक्चुअल नीट का पेपर था, उस दिन बहुत गर्मी थी, बनारस में था वो पेपर, एंड बहुत गर्मी थी, मैं पूरा भीग चुका था एक्चुअली, इतना पसीना था, ऊपर पंखा भी नहीं था, मैं एक ऐसी साइड बैठा था, विंडो भी नहीं थी. तो वो चीज मुझे वहां पे एक्चुअली काम आई, जो मैंने जिस तरीके से प्रैक्टिस की हुई थी. सो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है. या एंड आफ्टर ऑल दैट स्वेट एंड रफ वर्क, आपने जब फाइनली ये चीज देखी कि यू हैव एंटर्ड एम्स, हाउ डज एम्स फील भाई? ओके, डेफिनेटली जस्ट आफ्टर द एग्जाम थोड़ा सा मुझे था कि मैं कैसा करके आया हूँ. फिर मैं आया एंड थोड़ा हमने मार्क्स वगैरह कैलकुलेट किए टीचर्स ने, एंड फिर पता चल गया था कि 715 आ रहे हैं. सो दैट वाज अ ग्रेट रिलीफ, क्योंकि सही बताऊं नीट की जर्नी थोड़ा सा मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग हो जाती है लास्ट तक आते आते. मतलब दिमाग, तुम कितने ही अच्छे स्टूडेंट हो, लास्ट तक आते आते तुम थक जाते हो कि बस खत्म हो जाए ये जर्नी, मतलब बस खत्म हो जाए जल्दी से, अब मैं और ज्यादा इसको नहीं सह सकता. सो दैट वाज अ ग्रेट रिलीफ. एंड जब मैं पहली बार एम्स आया एडमिशन के लिए, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, लाइक मुझे लगा मैंने सब कुछ हासिल कर लिया अपनी लाइफ में, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए. स्टिल आफ्टर 3 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन स्टिल
लाइफ इज वेरी गुड, मतलब आफ्टर द नीट लाइफ मेरी काफी अच्छी चल रही है एट एम्स एज कम्पेयर टू बाकी अदर कॉलेजेस जो मेरे दोस्त वगैरह बताते हैं कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। मैंने लगा मैं तो एम्स में हूँ, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हियर आर राइट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। हॉस्टल लाइफ, एकेडमिक्स, रिसर्च, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जैसा दीपक ने कहा, इट इज अ मैराथन, कई सारी लैप्स रहेंगी, कभी डिमोटिवेटेड रहोगे, कभी मेंटली इल फील कर सकते हो, बट एट द एंड अगर लगे रहते हो तो डेफिनेटली एम्स क्रैक होगा। कमेंट कर दो आई विल क्रैक एम्स एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक एम्स। ये शेयर कर देना वीडियो सबके साथ जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं तुम्हारे नोन में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़कियों को तो खासकर शेयर कर देना हमारे दीपक भाई के लिए। लव यू ऑल, कीप शेयरिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग। टिल देन करना क्या है, अब जाना, जा पढ़ ले।